हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें मीशो युनता के एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। युनता मीशो से कहता है कि पहला खाना खा लो फिर बाद में मैसेज कर लेना। तो वो उससे कहती है कि तुम तो चुप करो, और मैसेज लिखती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी, लेकिन डिवोर्स किसी भी बात का हल नहीं है। तो क्या तुम प्लीज़ मेरी खातिर एक बार दोबारा सोच सकती हो? तो युनता कहता है कि वो तुम्हारे लिए क्यों सोचेगी, तुम आखिर कितनी बार मिली हो उससे। तो मीशो कहती है कि तुम चुपचाप खाना खाओ ना, तुमने बिल्डिंग की सीढ़ियाँ साफ करने वाली बात की ही क्यों? तो युनता कहता है कि अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, और उसको अपनी बिल्डिंग के बारे में याद ही क्यों नहीं है। क्या उसके लिए ये सब कुछ ऐसा है जैसे मैं सर्दी में नहाना भूल जाता हूँ और वो अपनी बिल्डिंग को भूल गई है। उसके जैसे लोग क्या हमेशा ऐसे बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। तो मीशो गुस्से से कहती है कि तुम्हें मैंने कहा ना कि अपना मुंह बंद रखो। और फिर मैसेज लिखती है कि मेरी नजर से अगर तुम देखो तो तुम दोनों का जो डिवोर्स हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ योनो की ही गलती है। तो क्या तुम ठंडे दिमाग से सोचकर इस रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दे सकती क्या? और प्लीज तुम अपने दिमाग से डिवोर्स वाली बात निकाल दो। मैसेज लिखने के बाद वो युनताई से कहती है कि क्या मैं भेज दूं। जैसे ही वो हेंग का मैसेज भेजती है उसको साथ ही योनो की कॉल आ जाती है। कॉल पिक करती है और कहती है कि हाँ बोलो। हाँ, हम उससे मिलने के लिए आए। हम उससे मिलने इसलिए गए थे ताकि हम उसे बोल सके कि तुम डिवोर्स मत लेना, लेकिन मेरी उससे ये बात नहीं हो सकी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी लग रही थी। लेकिन अभी मैंने उसको ये मैसेज कर दिया है। फिर योनो की बात सुनने के बाद वो ऊंची आवाज से चिल्लाती है कि क्या डिवोर्स नहीं हो रहा? क्या तुम लोगों की सुलह हो गई है क्या? फिर मेरे से युनताई को बताती है कि वो बात नहीं है, योनो से डिवोर्स देने वाला था ये बात हेंग को पता ही नहीं है, और उनके बीच में इस टॉपिक को लेकर कभी बात हुई ही नहीं। फिर योनो को दिखाते हैं जो हेंग को कॉल करता है, लेकिन हेंग वॉशरूम गई होती है। तो इतने में योन देखता है कि उसको कॉल आ रही होती है, वो भी योनो की। तो योन पहले योनो की कॉल बंद करता है और उसके बाद हेंग का मोबाइल पावर ऑफ कर देता है। फिर हेन वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि क्या हम दोनों बाहर चलें। फिर यून हेन से पूछता है कि योनो ये आखिर कैसा आदमी है। तो हेन कहती है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो। तो यून कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम हर शख्स से अजीब तरह से दूर आ करती थी, तो फिर तुम अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुनोगी ये मैं हमेशा सोचा करता था। तो हेन कहती है कि पता नहीं, और मुझे पता है कि तुम ये सुनना चाहते हो कि वो बहुत बुरा इंसान है, लेकिन नहीं, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तुमने देखा ना कि उसने उसे इतने खतरनाक हालात में मुझे कैसे बचाया। हेन की बात सुनकर यून पहले हंसता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो पहले वहाँ पर खड़े होकर सोच रहा था कि तुम्हें बचाना है या नहीं, तो उसके बारे में तुम गलत हो। फिर हमें योनो को दिखाते हैं जो भागता हुआ हेन के रूम में आता है और उसको आवाज देता है, लेकिन वहाँ पर हेन नहीं होती। फिर हेन को कॉल करता है तो हेन का नंबर बन जाता है। तो हेन कहती है कि तुम में और उसमें यही तो फर्क है, उस हालात में तुम सिर्फ उसे देख रहे थे और उसकी नजर सिर्फ मुझ पर थी। तो हेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तो हेन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे लिए प्यार का मतलब ये नहीं है कि साथ में एंजॉय करो और एक दूसरे से हमेशा मीठी बातें करो, बल्कि ऐसे हालात को बर्दाश्त करो जिससे तुम्हें मौत भी बहुत छोटी लगे, और छोड़ के जाने के बजाय तुम हमेशा साथ दो, भले ही तुम पर कर्ज हो या हालात उससे भी बदतर हो, वो तब भी तुम्हारे साथ हो। तो हाँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो यून कहता है कि पता है हम ज्यादा कब बोलते हैं, जब हमें अपनी बात पर यकीन नहीं होता, और तुम बिल्कुल वही कर रहे हो। यून की ये बात सुनकर हेन ड्रिंक करती है। फिर हमें योनो को दिखाते हैं जो हेन का घर के बाहर वेट कर रहा होता है। हेन की गाड़ी वहाँ पर आती है तो ड्राइवर बाहर आता है। तो योनो कहता है कि हेन कहाँ है। अभी वो जवाब देने वाला होता है कि गाड़ी से यून बाहर आ जाता है। तो योनो उससे पूछता है कितनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यून कहता है कि हेन ने कुछ ज्यादा पी ली थी। योनो कहता है कि क्या कहा, उसने शराब पी है। फिर गाड़ी के पास आकर हेन को आवाज देने लगता है। तो यून कहता है कि सो रही है वो, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, लेकिन पी कर सोने की आदत नहीं है इसकी। तो योनो फिर से हेन को आवाज देने लगता है। तो यून कहता है कि पूरे रास्ते में ये सो कर आई है तो तकरीबन 10 मिनट में ये उठ जाएगी, तुम अगर अंदर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, इसे मैं लेकर आता हूँ ना। तो योनो गुस्से से कहता है कि आखिर तुमने इसे इतनी शराब पिलाई किस लिए। तो योनो हंसते हुए कहता है कि क्या। तो योनो कहता है कि आमतौर पर ये इतनी नहीं पीती है, लेकिन जब पीती है तो हद पार कर देती है। अब ये बेहोश हो चुकी है, आखिर तुमने इसे इतनी पीने ही क्यों दी, इससे अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतने में हिन बोलती है कि काफी कुछ मिक्स किया था मैंने। गाड़ी से बाहर आती है और कहती है कि सो रही थी मैं, लेकिन तुम्हारी आवाज से मैं उठ गई। फिर हिन यून से कहती है कि थैंक यू और तुम आराम से जाना। तो यून कहता है कि तुम भी आराम से जाना और कल शाम को मिलते हैं। तो इतने में योनो कहता है कि क्यों क्यों मिलना है कल शाम को। तो यून बस योनो को देखने लगता है। तो योनो कहता है कि मेरा मतलब कि आज तुम लोगों की मीटिंग हो गई है ना चेयरमैन डेविड से, तो फिर कल क्यों मिलना है। तो यून कहता है कि आज हम मीटिंग ही तो नहीं कर पाया है ना, सिर्फ हम दोनों ही थे, सिर्फ हम दोनों साथ में पी रहे थे ना। और फिर हेन से कहता है कि अच्छा सुनो, सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पी लेना, नहीं तो तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा ना। तो हेन कहती है कि अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेन वहां से जाने लगती है तो योनो भी बाय कहकर हेन के साथ जाने लगता है। इतने में पीछे से यून कहता है कि मेरी हेन का जरा अच्छे से ख्याल रखना। तो योनो वहां पर रुकता है, अपने ड्राइवर से कहता है कि मिस्टर ओ, इन्हें जरा आराम से इनके घर तक छोड़ के आइएगा, ये काफी नशे में लग रहे हैं, इन्हें चलने में मसला हो सकता है, तो इन्हें इनके दरवाजे तक छोड़ के आइएगा। तो योनो बस योनो को देख रहा होता है। तो योनो कहता है कि क्या हुआ, जाओ अब। फिर योनो हेन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम नॉर्मली तो इतनी नहीं पीती, तो आज क्यों पी तुमने। तो हेन कहती है कि मैं नहीं पीती इसलिए आज मैंने पी, अब से मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया, ये नाइंसाफी है, मैं लंबी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहती थी और इसलिए मैंने कभी भी ऐसा ऐसा काम नहीं किया, पर देखो कोई फायदा नहीं हुआ, मैं जो कहना चाहती हूँ मैं कहूंगी और मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूंगी। हेन ये सब कुछ बोल रही होती है और योनो की नजर सिर्फ उसके बैग पे होती है। और फिर हेन कहती है कि और जिसे मैं मारना चाहती हूँ उसे मारूंगी। तो योनो कहता है कि मारने वाली बात से पहले की स्पीच अच्छी थी। हेन कहती है कि उन सबको मार डालूंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे खंजर
और वैसे अगर किसी को मारना हो तो मैं अभी ही मार सकती हूँ। अगर मैं जेल में चली भी गई तो 3 महीने के लिए क्या फर्क पड़ेगा, और तुम मेरे वकील बन जाना। तो योनो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम एकदम से इतनी बेहुदा बातें क्यों कर रही हो। फिर हैंक थोड़ी देर योनो को देखती है और कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे खंजर नहीं घोंपोगे। योनो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो जरा भी नहीं डर रहा, जबकि उसके हाथ तो कांप रहे होते हैं। फिर हैंक का पर्स देखते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारा फोन कहाँ है, तुम्हारा फोन क्यों बंद था। तो हैंक कहती है कि नहीं है और गाड़ी में गिर गया होगा। तो योनो कहता है कि क्या गाड़ी में गिर गया, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी तुम्हारा फोन लेकर आता हूँ। अभी योनो ड्राइवर को कॉल करके पूछता ही है कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। इतने में हेन कहती है कि अरे ये रहा मेरा फोन, ये तो मेरे जेब में ही था, अरे ये बंद कैसे हो गया। फिर हेन मोबाइल को पावर ऑन करती है। हेन को बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। इतने में हेन देखती है कि उसको किसी की कॉल और मैसेजेस आए होते हैं। हेन के उसको खोलने से पहले ही योनो भागता हुआ आता है और हेन के दोनों हाथ पकड़ लेता है और मोबाइल नीचे गिर जाता है। योनो हेन के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो हेन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो योनो कहता है कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो शुक्र है तुम्हारा फोन यहीं पर है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। तो हेन कहती है कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तो योनो कहता है कि क्या, ऐसा क्यों। फिर योनो पीछे होते हुए हेन का हाथ छोड़ता है तो हेन दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा है ना कि अब से मैं वो सब कुछ करूंगी जो कभी नहीं किया। और फिर हेन योनो को किस कर लेती है। फिर हमें उनकी शादी से पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों जर्मनी आए होते हैं। एक पैलेस पे आते हैं तो हेन कहती है कि क्या इस पैलेस में सच में कोई फिक्र नहीं होती। तो योनो कहता है कि संस्विची का फ्रेंच में मतलब होता है कि फिक्र से आजादी, और ये इस पैलेस का नेम होता है। तो हेन कहती है कि ये एक स्कैम है, भला ऐसी जगह कैसे हो सकती है कि जहाँ पर फिक्र ना हो। फिर योनो कहता है कि क्या तुमने हैप्पी प्रिंस की कहानी सुनी है। तो हेन कहती है कि कौन, वो जिसने अपनी आंखें निकाल कर दान कर दी थी। तो योनो कहता है कि हाँ वही, और ये वही पैलेस है जहाँ पर वो प्रिंस रहा करता था। हेन कहती है कि बचपन में हैप्पी प्रिंस पढ़कर मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई, अगर घर से दूर जाओगे तो बहुत बुरा ही होगा। अगर प्रिंस चाहता तो वो इस पैलेस में रह सकता था, उसने ये पैलेस छोड़ के क्या किया, सिर्फ दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त की और अपने गहने और आंखें भी दान करते। तो योनो कहता है कि हेन इसीलिए तो उसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता है। तो हेन कहती है कि वो खुश नहीं था, जल्दी मरने के गम में वो पागल हो रहा था। लोगों को वैसे ही जीना चाहिए जैसे वो जी रहे हैं, अगर मरने वाले हो तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। योनो हेन की बात पर मुस्कुराता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें हेन को सिक्योरिटी ना के पास दिखाते हैं। हेन कहती है कि मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि एक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। तो सिक्योरिटी कहती है कि क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए एक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोले। तो हेन हाँ में सर हिलाती है। तो सिक्योरिटी कहती है कि पर क्यों। तो हेन कहती है ताकि वो बेहतर काम करें। तो सिक्योरिटी कहती है कि कैसे। तो हेन कहती है कि सोचो अगर तुम्हारे घर में कोई कैंसर पेशेंट है तो क्या तुम्हारा काम में मन लगेगा। तो सिक्योरिटी कहती है कि नहीं लगेगा। तो हेन कहती है कि क्या फिर इस तरह हमारी सेल भर पाएगी, नहीं ना। तो फिर तुम सोचो कि मेरा कितना नुकसान होगा, अगर उनके पास पैसे ना हुए तो वो बाथरूम में ही रोते रह जाएंगे, मेकअप खराब हो जाएगा और आंखें सूज जाएंगी। इस हालत में अगर कस्टमर को अटेंड करेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो सेक्रेटरी कहती है कि हाँ समझ गई। तो हेन कहती है कि देखो मैं किसी की मदद नहीं करना चाह रही, मैं बस अपने स्टोर की एफिशिएंसी को देखते हुए ये सब कुछ कर रही हूँ। हेन और योनो दोनों घर के अंदर आ गए होते हैं। हेन जीनों से ऊपर जा रही होती है और योनो उसके पीछे होता है और योनो उसका मोबाइल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही योनो के टच होने पर हेन उसको पीछे देखती है तो योनो उसको फ्लर्टी सा लुक देने लगता है। फिर हेन दोबारा से अपने रूम की तरफ आने लगती है तो वो देखती है कि योनो बस उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है और अपने रूम में भी नहीं जाता। फिर हेन अपने रूम में जाने से पहले योनो को गुड नाइट बोलती है तो योनो भी हेन को गुड नाइट बोल देता है। लेकिन जैसे ही हेन अपने रूम के अंदर जाने लगती है तो जिस हाथ में हेन ने मोबाइल पकड़ा होता है योनो उस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सच में सोने ही जा रही हो। तो हेन योनो को देख रही होती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो योनो इतने में उसका हाथ छोड़ देता है। फिर हेन भी योनो के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि वेल डिपेंड करता है। फिर हेन रूम के अंदर चली जाती है। योनो बाहर खड़े होकर कहता है कि बस एक दफा सो जाए फिर मैसेज डिलीट कर दूंगा। रूम के अंदर हेन कह रही होती है कि डरपोक, अगर अंदर ही आना था तो एक बार बोल तो देता, आखिर कितना शर्माता है। फिर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है और नहाने के लिए चली जाती है। योनो हेन के रूम के बाहर कान लगाकर सुन रहा होता है कि आखिर वो क्या बातें कर रही है। फिर वो नॉक करते हुए रूम के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर कहीं भी हेन नहीं होती। फिर योनो आहिस्ते से चलते हुए हेन के मोबाइल के पास आता है, उसको पावर ऑन करता है और जब पासवर्ड लगाने की बारी आती है तो पहले उसकी बर्थडे लगाता है, वो नहीं होती। फिर जब उसने डिपार्टमेंट स्टोर खोला था तब की लगाता है डेट, वो भी नहीं होती। फिर योनो अपना बर्थडे लगाता है, वो भी नहीं होता। उनकी शादी की डेट लगाता है, वो भी नहीं पासवर्ड होता। फिर ज्यादा बार अपनी गलत ट्राई करने की वजह से वहाँ पर टाइमर आ जाता है। हेन के वॉशरूम में हलचल होती है जिसको देखकर योनो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद योनो 31 अक्टूबर ट्राई करता है और वही पासवर्ड होता है। योनो जल्दी जल्दी से मैसेज को डिलीट कर
रहा होता है। योनो मैसेज भी डिलीट करता ही है कि हेन भी बाहर आ जाती है। योनो भागता हुआ बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेन उससे पहले उसको देख लेती है और कहती है कि ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। योनो नीचे झुका हुआ होता है और हेन के आने की वजह से वहाँ पर पड़े हुए फ्लावर पॉट को ठीक करने लगता है। फिर हेन योनो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो योनो कहता है कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो हेन खुश होती है और कहती है कि तुम्हें नींद नहीं आई और तुम मेरे कमरे में आ गए। तो हेन ब्लश करते हुए कहती है कि मतलब की वजह मैं हूँ, तुम्हें मेरी वजह से नींद नहीं आ रही। तो योनो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में वो क्या है ना कि मेरे यहाँ पर आने की कोई खास वजह नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था कि तुम्हें नींद आई है या फिर नहीं, और अगर तुम्हें नींद नहीं आई होगी तो फिर सोचा कि हम बातें कर लेंगे, लेकिन तुम तो थक गई होगी ना। तो हेन कहती है कि थक तो मैं गई हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं बातें। तो फिर बताओ हम कहाँ बैठकर बातें करें, और काउच की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ बैठकर बातें करें। तो योनो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने टीवी रखी है और इतनी रात भी हो गई है और मैं जानता हूँ कि तुम थक गई होगी। तो हेन कहती है कि मगर अब तो मुझे नशा उतर गया, हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। हेन बैठने वाली होती है तो योनो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो मत बैठो मत, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, कितना बुरा हूं ना मैं, और वैसे भी तुम्हें कल बहुत काम होगा ना, तो तुम सो जाओ, तो तुम आराम करो, लेट जाओ। और योनो रूम से बाहर चले जाता है। तो हेन बैठकर सोच रही होती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। योनो रूम से बाहर आता है, दीवार के साथ टेक लगाए हुए कहता है कि अरे बच गया। फिर योनो जब अपने रूम में आता है तो सोच रहा होता है कि हेन के मोबाइल का पासवर्ड 31 अक्टूबर था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि योनो और हेन डॉक्टर के पास होते हैं और डॉक्टर उनसे कहती है कि मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी का ये चौथा हफ्ता है। तो योनो कहता है कि 4 हफ्ते हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि डिलीवरी कब होगी। तो डॉक्टर उसको कहती है कि आपकी डिलीवरी 31 अक्टूबर को होगी। योनो बहुत ज्यादा खुश होता है और हेन कहती है कि अच्छी डेट है, अक्टूबर 31। योनो और हेन अपने बेबी के रूम को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। योनो बहुत सारे स्टार्स अपने बेबी के रूम की छत पर लगाता है जो लाइट ऑफ करने पर चमकते हैं। तो योनो इतने में ही अपने रूम की लाइट ऑफ करता है और वहाँ पर वो एक स्टार देखता है। फिर हमें योनो की फैमिली को दिखाते हैं। योनो की मॉम उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम दोनों को आखिर हो क्या गया था, तुम दोनों अकल बेच के आए हो, आखिर तुम दोनों वहाँ पर करने क्या गए थे। तो मीसू कहती है कि शादी के बाद हम कभी उनसे मिले ही नहीं और ऐसे ही वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, तो सोचा कि उन्हें एक दफा समझा लेना चाहिए। युनताई कहता है कि मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर तो योनो की मॉम उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर वो नहीं मान रही थी तो तू क्यों गया उसके साथ। तो योनो के डैड पूछते हैं कि हेन ने तुमसे क्या कहा। तो मीसू बताती है कि भाभी को तो डिवोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये सब कुछ तो बस योनो ही सोच रहा था, और भाभी ने तो हमसे कहा है कि वो जल्द ही हमसे मिलने के लिए आएंगी। और अपने डैड को अपना मोबाइल दिखाते हुए खुश होते हुए कहती है कि भाभी ने मेरी चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। योनो के डैड कहते हैं कि फिर योनो का इस बारे में क्या ख्याल है। तो मीसू कहती है कि योनो का कहना है कि अब वो डिवोर्स नहीं ले रहा, उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। योनो की मॉम कहती है कि आखिर सब कुछ ठीक कैसे है, अब यहाँ पर आकर डिवोर्स की बात करता है और उसको बीवी को पता ही नहीं कि उसका शोहर उसे डिवोर्स दे रहा है, और तुम लोग कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। वो दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते कि कौन क्या चाहता है। योनो की मॉम बैठकर सोच रही होती है कि जब शादी वाले दिन हेन की मॉम पिक्चर बनाने के बाद अंदर चली गई थी। योनो की मॉम हेन की मॉम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मेरा योनो आपकी बेटी के लायक नहीं है, पता नहीं आपको ये सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन योनो ने हमें कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो एक लड़की से प्यार करता है। दरअसल उसने कहा था कि हेन को इंटर्नशिप से निकालने वाले हैं और उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो शादी के बाद घर की जिम्मेदारी हेन पर होगी। और उस वक्त हम सब घर वालों ने योनो से यही कहा था कि बेटा वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जब हमारे बेटे की शादी की बात चली तो हम भी अपनी शान शौकत को लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे, और आपने तो फिर हमें अपनी बेटी दी है। आप हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी, आपके परिवार की हैसियत को तो हर कोई जानता है, आपको भी यही लग रहा होगा कि हेन को योनो से बेहतर लड़का मिल सकता था, तो इसीलिए मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ। तो हेन की मोम कहती है कि अच्छा चलो सही है, तुम्हें कम से कम समझ तो आया। तो योनो की मोम कहती है कि वो क्या है ना कि मेरा बेटा जरा नादान है, तो अगर वो कोई गलती करे तो उसको माफ कर दीजिएगा। तो हेन की मोम कहती है कि वो नादान नहीं है, वो बहुत ही चालाक है, तुम उससे भी जानती नहीं हो, अगर वो चालाक ना होता तो ये शादी कभी ना होती, और वो कोई आम इंसान नहीं है। तो योनो की मोम कहती है कि क्या। तो इनकी मोम कहती है कि मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, वो एक काबिल लॉयर है, वो एक प्रैक्टिकल लड़का है, उसे जो चाहिए होता है वो हासिल कर लेता है, अगर वो चाहता तो शादी के लिए मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो योनो की मोम कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाहती हैं। तो इनकी मोम कहती है कि जानकर अनजान मत बनो। तो योनो की मोम कहती है कि शादी का फैसला भले ही उन दोनों ने किया हो, लेकिन वो रहेंगे तो हमारे ही बच्चे ना। तो इनकी मोम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता। तो योनो की मोम कहती है कि तभी तो मैं कह रही हूँ, हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चों की जिंदगी में जो नया दौर शुरू होने वाला है वो हंसी खुशी गुजरे, और हम इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम वो करें। तो इनकी मोम कहती है कि शादी का फैसला उन दोनों ने खुद किया है, तो खुश रहने की जिम्मेदारी भी उनकी अपनी ही होगी, हम आखिर इसमें क्या कर सकते हैं, और तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ सिखाने वाली। तो योनो की मोम कहती है कि वो लोग अलग हुए तब भी फिक्र होगी, अगर साथ हुए तब भी फिक्र होगी, चलो जो भी हो लेकिन बस वो दोनों खुश रहें। फिर हमें
हेन को दिखाते हैं जो ऑरेंज जूस पी रही होती है। योनो उसका ऑरेंज जूस देखता है तो उसको यून की बात याद आ जाती है कि सुबह उठते ही तुम ऑरेंज जूस पी लेना वरना तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा। योनो कहता है कि ये जूस कुछ ज्यादा ठंडा नहीं लग रहा, अगर तुम कहो तो ये चेंज करवा दो, तुम्हारे लिए चाय बना दो, हैंगओवर के लिए अगर कुछ गर्म पियोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हेन कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। फिर हेन उठती है और कहती है कि 1 मिनट। हेन योनो के कंधे की तरफ अपना हाथ लेकर जाने लगती है। योनो ऐसे से पीछे होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने होंठ गोल कर लेता है कि जैसे हेन उसको किस करने वाली हो। इतने में ही हेन उसके कंधे से एक व्हाइट बाल उतारती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। फिर योनो वॉशरूम जाता है और खुद से बातें करते हुए कहता है कि पता है तेरी धड़कनें क्यों तेज हो गई थी, क्योंकि तू फट्टू है। फिर जब हेन तैयार होकर नीचे आती है तो योनो बस उसको देखता रहता है। हेन उसके पास आती है और कहती है कि कैसी लग रही हूँ, मिस्टर डेविड की मीटिंग के लिए आज मैं यही पहनने वाली हूँ। हेन कहती है कि 1982 है की ना विंटेज है, दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही पीस हैं, एक पीस है चेयरमैन डेविड की वाइफ के पास और दूसरा पीस है मेरे पास। योनो बस हेन में ही खोया हुआ होता है। तो हेन कहती है कि क्या हुआ, अच्छा नहीं है। तो योनो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सुंदर लग रही हो। फिर योनो बाहर हेन का वेट कर रहा होता है तो सोचता है कि अरे यार वो मुझे प्यारी क्यों लग रही है। इतने में ही हेन आती है और कहती है कि क्या हुआ। तो योनो फिर से उसको ही देखने लगता है। तो योनो कहता है कि कुछ नहीं, चलो चलते हैं। फिर हेन योनो से कहती है कि तुम्हारा सूट अच्छा है। तो योनो कहता है कि मेरा सूट। तो हेन कहती है कि हाँ अच्छा है। तो योनो ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर बहुत मजे से डांस करता हुआ गाड़ी तक जाता है। फिर हमें योनो को ऑफिस में दिखाते हैं। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो योनो कहता है कि नहीं ऐसा क्यों। तो सेक्रेटरी कहता है कि आज आप गुनगुना रहे हैं ना। तो योनो कहता है कि अच्छा। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ। योनो कहता है कि कब। तो सेक्रेटरी कहता है कि अभी। फिर योनो खुद से बातें करते हुए कहता है कि खुश हो रहा है, उसने जरा सी तारीफ कर दी इसलिए गुनगुना रहा है। अरे पागल हो गया हूँ मैं, शायद तारीफ सुनने की आदत नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर वो इनके ऑफिस से बाहर गुजरा होता है जहाँ एक मीटिंग कर रही होती है। इनको देखता है और कहता है कि ज्यादा खुश नहीं लग रही, कभी भी गुस्सा कर सकती है और 5 से काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही योनो की काउंटिंग 1 तक आती है हेन भी गुस्सा करने लगती है। तो योनो कहता है कि ये बंदी कभी भी खुश नहीं रह सकती, यही तो वजह है कि मैं इससे डर जाता हूँ और मेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। फिर इतने में ही हेन कुछ अच्छा देखती है और खुश हो जाती है। तो योनो कहता है कि क्या हो गया इसे, खुश हो गई है। हेन को मुस्कुराता देखकर योनो भी मुस्कुराने लगता है। फिर जब कैबिनेट के डोर पर अपना फेस देखता है तो कहता है कि अरे क्या हो गया है, मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर हमें योनो को यांकी के साथ दिखाता है। यांकी कहता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या तुम मूवी में नहीं देखता कि एक्टर को एक्टिंग करते करते सच में प्यार हो जाता है। तो योनो कहता है कि लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यांकी कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तूने उसको शूज खरीद कर क्यों दिए। फिर योनो को स्टोर में दिखाते हैं। हेन को देखता है और कहता है कि अरे बाप रे, एस्केलेटर इसलिए बनाई जाती है ताकि सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े और ये यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, आखिर कहाँ जाना है इतनी जल्दी। इतने में चलते चलते ही नीचे गिरने वाली होती है। तो योनो दूर से ही जोर से आवाज लगाता है कि अरे संभल के। जैसे ही हेन यहाँ वहाँ देखती है तो योनो पीछे हट जाता है और छुप जाता है और कहता है कि अरे बच गया। हेन सेक्रेटरी नाव से कहती है कि क्या तुमने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। तो वो कहती है कि जी हाँ, पता नहीं कौन कौन लोग हमारे स्टोर में चले आते हैं। फिर योनो हेन से छुपने के लिए जहाँ पर बैठा होता है वहाँ का शॉपकीपर योनो के पास आता है और कहता है कि सर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो योनो वहाँ पर एक शूज देखता है और कहता है कि इस शूज में और साइज अवेलेबल होंगे। तो यान्की कहता है कि अच्छा फिर तूने शूज खरीद लिए। तो योनो कहता है कि तूने ही तो कहा था मुझे कि जब तक वो वसीयत मेरे नाम न कर दे तब तक मैं उससे कोई पंगा ना दूं। तो यान्की कहता है कि अच्छा ये वजह थी। तो योनो कहता है कि और क्या, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं इतना दिखता नहीं हूँ लेकिन इतना मैं मतलबी और शातिर हूँ। तो यान्की कहता है कि चल ठीक है, अब ये बता कि उसने क्या कहा। फिर योनो को हेन के पास दिखाते हैं जो हेन के लिए शूज लेकर आया होता है। तो हेन कहती है कि तुमने ये डिस्काउंट पे खरीदे। तो योनो कहता है कि हाँ, सेल का आखिरी दिन चल रहा था ना इसलिए मैंने ये खरीदे, और वैसे भी ये साइज जल्दी बिक जाता है ना और इसका मिलना भी मुश्किल होता है। इस पूरे स्टोर में व्हाइट शूज कहीं भी नहीं है और ये आखिरी बचे थे इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो हेन कहती है कि हाँ पता है, और तुम्हें पता है ना कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे शूज पड़े हैं जिनकी कीमत मैंने कम नहीं बल्कि ज्यादा दी है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो शूज पहनूं जो तुमने आधे दाम में खरीदे हैं। तो योनो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास इससे बहुत ज्यादा महंगे और अच्छे शूज होंगे लेकिन वो सारे शूज कंफर्टेबल नहीं है। तो हेन कहती है कि हाँ लेकिन वो सुंदर है। तो योनो कहता है कि सुंदर शूज नहीं, सुंदर तुम हो। उनकी हील्स पेंसिल की तरह पतली और लंबी है तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम गिर मत जाओ, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभी ऐसे शूज भी पहनने चाहिए। तो हिंग कहती है कि ठीक है, फिर टेबल पर रख दो। यान्की योनो से कहता है कि यानी तेरे बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं। योनो कहता है कि मेरे लिए तो यही अजीब बात है कि उसने मेरे शूज रख लिए, और उससे भी अजीब बात पता क्या है। तो यान्की कहता है कि क्या। तो योनो हंसते हुए कहता है कि उसने वो शूज पहन लिए।
फिर जब हेन शूज पहन कर आ रही होती है तो योनो उसको सामने से देख रहा होता है। योनो का सेक्रेटरी भी उसके साथ होता है तो कहता है कि आज मिस हेन तो योनो उसकी बात को काटता है और कहता है कि आज ज्यादा सुंदर लग रही है ना। तो सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज वो किसी से लड़ने जा रही है। मुझे तो लगता है कि आज जो भी इनसे पंगा लेगा वो बचेगा नहीं। तो योनो कहता है कि हाँ सही कहा। फिर कहता है कि सर मैं आजकल देख रहा हूँ कि मिस हेन और युन कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो योनो कहता है कि हाँ, हरकिना स्टोर के चलते हुए भी बहुत सारे काम बाकी है ना, इसलिए। सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन मिस्टर युन आजकल कुछ ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। खाना और कॉफी भी मैडम के साथ ही खाते हैं और वॉक पे भी जाते हैं। तो योनो कहता है कि तुम शायद ये बात जानते नहीं हो, लेकिन मिस्टर युन बहुत ही वर्कहोलिक है। उनके पास टाइम नहीं होता तो वो खाते पीते चलते भी बस काम की बातें करते हैं। फिर योनो और सेक्रेटरी देखते हैं कि युन हेन के बालों से कुछ उतार रहा होता है। तो योनो कहता है कि कहते हैं कि मिस्टर युन हेन के पुराने फ्रेंड है, लेकिन ये हेन के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। हेन को सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत है वो है उसके बालों को हाथ लगाना। तो सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन वो तो हंस रही है और सर उनको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि उनको कोई मसला है। तो यानकी कहता है कि इसका मतलब है कि फिर तुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे जलन हो रही है। तो योनो कहता है कि तेरा दिमाग तबेले में चढ़ने क्या है, क्या तूने सुना नहीं कि मैंने भी तुझे क्या कहा। तो यानकी कहता है कि मैंने सुना है, जब भी तो ये कह रहा हूँ कि तुझे उससे जेलसी हो रही है। तो योनो कहता है कि तुझे पता भी है कि जेलसी किसे कहते हैं। जब तू किसी को चाहता हो और उसे कोई तुझसे ज्यादा खुश रखने लगे तो उसको जेलसी कहते हैं। तो ये सोच ही गलत है भाई, जब मुझे हिन पसंद ही नहीं है तो मैं जेलस कैसे हो सकता हूँ। यानकी कहता है कि पक्का तू हिन को पसंद नहीं करता। तो योनो कहता है कि अरे नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहाँ चाहे जाए, जो मर्जी करे। तो यानकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मीट की जगह सैलेड को क्यों फ्राई कर रहा है तू। फिर हिन और युन को दिखाते हैं। युन हिन के शूज देखता है और कहता है कि मीटिंग के लिए ये शूज। तो हिन कहती है कि मेरे पति ने मुझे ये गिफ्ट दिया है और उसने मुझे कहा है कि ये मैं आज पहनूं, तो इसलिए मैंने बस पहन लिए। तो युन कहता है कि फिर भी हरकीना के चेयरमैन से मिलने जा रही हो, तुम उनकी ब्रांड के शूज भी तो पहन सकती थी। अगर तुम चाहो तो हम अभी उनके शूज लेने जा सकते हैं। तो हिन कहती है कि उनके कपड़े पहने हैं इतना ही काफी है और उनकी हील्स बहुत अनकंफर्टेबल है, तो उसे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो युन कहता है कि किसे। तो हिन कहती है कि योनो को और किसे बहुत फिक्र करता है। हिन की ये सब बातें सुनकर युन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोनों मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले युन हिन से कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो। चेयरमैन डेविड जो भी कहे उनकी बात को गौर से सुनना और उनको सिर्फ एक ही जवाब देना। फिर चेयरमैन डेविड अपने कुछ कंडीशंस बताते हैं कि उनको हरकीना के लिए कैसा स्टोर चाहिए। तो हेन उनको जवाब देती है कि मेरे ख्याल से आप सारा लोपस को जानते होंगे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब युन हेन को ये सब कहने के लिए कहता है। तो हेन कहती है कि वो तो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है और उसका स्टोर तो हमारे यहाँ ही खुलने वाला है, लेकिन उसका क्या। तो युन कहता है कि वो चेयरमैन डेविड की नई गर्लफ्रेंड है। तो युन कहती है कि ओह, और इस बारे में उनकी वाइफ नहीं जानती। तो युन कहता है कि हाँ, चेयरमैन डेविड की जो वाइफ है वो एक बहुत बड़ी लॉयर है और गुस्से वाली भी, और अगर उन्हें सारा के बारे में पता चला तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे को पहली दफा चलते हुए देख पाएंगे। फिर हेन कहती है कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चेयरमैन डेविड कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो हेन बताती है कि सारा हमारे ही मॉल में अपना स्टोर ओपन करने जा रही है, बिल्कुल ही हरकीना स्टोर के ऊपर, और इसी तरह से वो चेयरमैन डेविड को धमकाते हैं। और चेयरमैन डेविड युन को देख रहे होते हैं क्योंकि इस बात को युन के अलावा कोई भी नहीं जानता। युन और हेन जब लिफ्ट में होते हैं तो हेन कहती है कि वैसे वो तुम्हें काफी घूर रहा था। तो युन कहता है कि क्योंकि उनके फिर के बारे में उन दोनों के बाद मैं ही जानता था। तो हेन कहती है कि फिर इससे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो युन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसे कई राज हैं जिससे मैं चेयरमैन डेविड को अपनी जेब में रख सकता हूँ। तो हेन कहती है कि हैना बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम अब वो युन नहीं रहे जिसे मैं कॉलेज में जानती थी। आखिर कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो युन कहता है कि तुम्हारी इसी तारीफ के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है। तो हेन कहती है कि जो मेरी मदद करता है मैं उसको हमेशा याद रखती हूँ, शुक्रिया। तो युन कहता है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर हमें योनो को दिखाते हैं जो एक पीनट केक लेता है और साथ में से कहता है कि डबल पैकिंग करना ताकि ये ठंडा ना हो जाए। तो यानकी कहता है कि ये तो घर लेकर जा रहा है। तो योनो कहता है कि हाँ। तो यानकी हंसने लगता है और कहता है कि इसी वजह से तो मुझे तुझ पर शक होता है। एक तरफ तो कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ उसके लिए पीनट केक वो भी फ्रेश लेकर जा रहा है, और अब तो हंस मत, तेरे दिल में प्यार है उसके लिए। तो योनो कहता है कि अरे इसमें क्या प्यार है, बस एक केक ही तो लेकर जा रहा हूँ, तूने भी लेना है क्या, ये तो बस केक ही है, तू ज्यादा सोचता है। फिर इतने में योनो को हेन का मैसेज आता है। तो यानकी भी भाग के आता हुआ उसके मैसेज को पढ़ने लगता है। हेन उसको कहती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और फिक्र मत करो, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो योनो कहता है कि ऐसा क्या बताना चाहती है ये। तो यानकी कहता है कि हाय अल्लाह, मैं समझा। योनो कहता है कि क्या समझा। तो यानकी कहता है कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रही हूँ योनो, यही कहेगी वो। तो योनो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यानकी कहता है कि ऐसा ही है और ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त अमीर बनने वाला है। बहुत खुश होता है, योनो को गले लगा
होता है, कहता है कि मेरा भाई तुम मुझे भूल मत जाना। योनो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे छोड़। फिर योनो हेन के रूम में आता है तो हेन कहती है कि आ गए तुम। तो योनो कहता है कि हाँ, और उसे केक देते हुए कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, अभी ये गरम गरम ही बने थे और मैं भागता हुआ आया हूँ ताकि ये गरम ही रहे। फिर हेन से पूछता है कि कैसा है, तो हेन कहती है कि काफी अच्छा है, फ्रेश है। तो योनो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर पूछता है कि ऐसा तुम मुझे क्या बताने वाली हो कि जो सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा। तो हेन योनो को वहाँ पड़े हुए लेटर को खोलने के लिए कहती है और कहती है कि इसे पढ़ो। योनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इसे मैं खोलूं, मैं पढूं। तो हेन कहती है कि हाँ पढ़ो और ज्यादा हैरान मत होना। तो योनो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं होगा। योनो से खोलकर देखता है तो हेन उसे बताती है कि मुझे अभी अभी मेल रिसीव हुआ था जर्मनी के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर से, और वो लोग अभी डिसीज पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। योनो इसे पढ़ने के बाद हेन को देखने लगता है तो हेन कहती है कि सही पढ़ा, उनका कहना है कि वो मेरा इलाज कर सकते हैं। तो योनो हैरान हो जाता है और हेन कहती है कि और मेरे बचने के चांसेस 50% से ऊपर हैं। तो योनो हैरान होते हुए कहता है कि 50%? तो हेन कहती है कि मैं जानती थी कि तुम ये सुनकर बहुत खुश हो गए। फिर हेन उसको मेल से दिखाते हुए कहती है कि यहाँ देखो, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 51% चांसेस है और वो लोग मेरा क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं। मैंने कहा था तुमसे कि इस बीमारी के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगी, और अब सब कुछ सही हो रहा है और तुम भी तो हो मेरे साथ, सारी कायनात मेरे साथ है। वाह क्या बात है, मुझे और क्या चाहिए। हेन हंसने लगती है। फिर हमें योनो को दिखाते हैं जो एक जगह पर भागते हुए चीखे मार रहा होता है। फिर अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है कि 51%, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। फिर योनो सोचता है कि वो फैमिली हॉल में बैठा हुआ होता है और सारे घर के लोग उसे बातें सुना रहे होते हैं। फिर योनो हेन के साथ होता है तो हेन से कहती है कि जल्दी चलो, हम इसी वजह से हमेशा लेट होते हैं। तो योनो कहता है कि सॉरी। तो हेन कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। फिर योनो खुद को सोचता है कि वो पागलों की तरह किचन में काम कर रहा होता है, जब बाहर जाकर शराब पी रहा होता है तो वो जासूस जो एकदम से आगे आने लगते हैं तो योनो उनको देख के डर जाता है। फिर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और देखता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं होते, लेकिन जैसे ही योनो सामने देखता है तो वो दोनों अपनी आंखों तक अपने मुंह को ऊपर किए हुए योनो को देख रहे होते हैं और योनो डर जाता है। योनो सोचता है कि उसको स्लीपिंग पिल्स खाकर सोना पड़ेगा और गाड़ी में बैठकर बहुत सारा रोना भी पड़ेगा। मुझे क्या अपनी सारी जिंदगी फिर ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, अपने पुराने प्लान पर वापस आ जाता हूँ। फिर दिखाते हैं कि योनो हेंग को डिवोर्स पेपर दे देता है तो हेंग कहती है कि अच्छा, जब मुझे मेरी जिंदगी दोबारा वापस मिलने वाली है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। योनो डरते हुए कहता है कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। हेन कहती है कि ठीक है, शायद दुनिया में ऐसा ही होता है, ये दुनिया ऐसी ही है, और अपने ड्रॉ से गन निकालते हुए कहती है कि हाँ, पर मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, और फिर वो योनो को शूट कर देती है। योनो सोचता है कि क्या इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। फिर हमें चेयरमैन हो और मिस मो को दिखाते हैं जो दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। चेयरमैन हो कहते हैं कि मैं थक गया हूँ। फिर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में सामने से पहुंच आती है और कहती है कि पापा आप थक गए होंगे, ये ले पानी पीजिए। चेयरमैन हो बोतल को पकड़ते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं थक तो गया हूँ, मैं पक्का इसे पी लूँ ना, तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। तो वोंचा कहती है कि पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ। तो चेयरमैन हो कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी मत बनो, तुम जैसी पहले थी वैसे ही रहो। तो वोंचा कहती है कि पापा मैं तो आपकी हमेशा से ही अच्छी बेटी रही हूँ। फिर अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और कहती है कि पापा ये देखिए, हम सब यहाँ पर कितने खुश हैं, और फिर बाद में ये कुतिया हमारी जिंदगी में आ गई और हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, हम सब पर काला साया है इसका। तो मिस मो चेयरमैन होंग से कहती है कि सुनिए, मैं जरा ऊपर जा रही हूँ। मिस मो के जाने के बाद वोंचा अपने पापा को खींचते हुए चेयर पर बिठाती है और कहती है कि पापा आपको याद है आप मुझसे कितना प्यार किया करते थे, आप मुझे घर की लक्ष्मी बुलाया करते थे, आप मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाते थे। तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि वो काफी पुरानी बात हो गई है। वोंचा कहती है कि पापा पहले तो आप कहते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास से रखूंगा, और अब देखिए ना, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई। चेयरमैन होंग कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम शादी मत करना, ये नहीं कहा था कि तुम डिवोर्स पे डिवोर्स देती जाना। तो वोंचा कहती है कि वो तो आपका प्यार है ना पापा, जो मुझे आप तक खींच लाया, और मैं किसी भी रिश्ते में 3 साल से ज्यादा नहीं रह पाई। तो अब आपको यकीन हो गया ना पापा कि आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। फिर वो खड़ी होकर चेयरमैन होंग के कंधे दबाने लगती है। तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरी भूख तो मर ही जाएगी। वोंचा कहती है कि ऐसे कैसे भूख मर जाएगी, आपकी उम्र में भूख का मर जाना तो कंगाल होने से भी ज्यादा बुरा होता है। तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि सीधा सीधा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वोंचा कहती है कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी बस आपसे यही चाहती है कि उसके पापा उसके साथ एक बढ़िया से डिनर पर चलें। ये सुनकर चेयरमैन होंग जाने लगते हैं तो वोंचा उनको पकड़ लेती है और उनके साथ जबरदस्ती करके उनको मना ही लेती है। फिर हमें मिस मो को दिखाते हैं जो रूम में जा रही होती है तो वहाँ उन्हें यून दिखता है। फिर उनको दिखाते हैं जो सीढ़ी से नीचे आ रहा होता है तो उसे हेंग की बातें करने की आवाज आ रही है। वो आगे बढ़कर देखता है तो हेंग उनसे बातें कर रही होती है और हंस रही होती है। फिर यूनो आगे बढ़ता उनके पास आता है तो यून उसे गुड मॉर्निंग कहता है। यूनो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह, वो भी छुट्टी वाले दिन, कैसे आना हुआ। तो हेंग कहती है कि ये हकीना ब्रांड का एग्रीमेंट लेकर आए हैं। तो यूनो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तो मुझे भी यहाँ पर बैठना चाहिए, वैसे भी तुम्हें डिटेल्स जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ शेयर तो करनी होगी ना। तो यून कहता है कि वो बात की बात है, फिलहाल तो सीईओ बैठकर ये डिस्कस करेंगे कि कुछ काम में खराबी तो नहीं। तो इन कहती है कि क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो, क्या हम कहीं और जाएं बात
बात करने के लिए। तो यून कहता है कि मेरे होटल चलते हैं ना बात करने के लिए। तो योनो कहता है कि नहीं, तुम लोग इधर बैठ के आराम से बात करो, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो यून कहता है कि थैंक यू सो मच। तो योनो कहता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मेरी प्यारी वाइफ की मदद जो कर रहे हो। फिर हिन यून से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। तो योनो और यून दोनों हाँ में जवाब देते हैं। तो हिन कहती है योनो से कि क्या तुम्हें भी कॉफी चाहिए, तुम तो खाली पेट कॉफी नहीं पीते। तो योनो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर हिन कॉफी का कहने के लिए वहां से चली जाती है। तो योनो कहता है कि देखा वो मेरा कितना ख्याल रखती है। तो यून कहता है कि क्या। तो यून कहता है कि वो मेरे बारे में सब जानती है, उसको पता है कि मैं खाली पेट कॉफी नहीं पीता क्योंकि बीमार हो जाता हूँ ना। वो मुझे कुछ भी गलत नहीं करने देती, ऐसे ख्याल रखती है जैसे मैं उसका बच्चा हूँ। और वो क्या है ना कि उसे हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती है। तो यून कहता है कि हिन अपने हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, मैं जेलस हो रहा हूँ। तो यून कहता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत है ही इतनी अच्छी। तो यून कहता है कि लेकिन वो मेरे साथ ऐसे नहीं है, वो तो मुझे कहती है कि मेरा बुरा वक्त है, तुम मेरी हेल्प करो, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। वो पहले से ही ऐसी है, जब भी कुछ हो तो कहती है कि ये कर दो वो कर दो, तुम्हारे सिवा मेरा आखिर है ही कौन। तो फिर मैं उसे कैसे ना कर दूं। इस बार भी यही हुआ, इस डील को पूरे होते होते तकरीबन 1 साल लग जाता, लेकिन उसने कहा कि तुम इसे जल्दी पूरा करो क्योंकि तुम इसे कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि मैं कोरिया में इसके अलावा और कोई काम कर पाऊंगा, मुझे अपना सारा वक्त इनके साथ ही गुजारना होगा। तो यानो ऑफर से स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ, काफी भरोसा है उसे। फिर हेन जब कॉफी लेकर किचन से बाहर आने वाली होती है तो वहाँ पर योनो आ जाता है, कॉफी का कप पकड़ता हुआ कहता है कि ये तो मुश्किल ही लेकर जा रही हो ना। फिर कुछ देर बस खामोश रहता है और फिर हेन से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। योनो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम्हें पसंद नहीं है कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाए, तुम्हें पता है कि मैंने एक दफा तुम्हारे बालों को हाथ लगाया था तो तुम गुस्से से पागल हो गई थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मरना चाहते हो क्या। तो हिन कहती है कि बात को घुमा क्यों रहे हो। तो योनो कहता है कि मुझ पर तो तुम बहुत गुस्सा कर रही थी, तो उस मिस्टर युन को क्यों कुछ नहीं कहा। तो हिन को याद आता है और कहती है कि अच्छा वो। तो योनो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो सिर्फ मुझ पर ही क्यों, मिस्टर युन या किसी और को भी अपने बालों को हाथ मत लगाने दिया करो, और अगर गुस्सा करना है तो सब पर गुस्सा करो ना। तो हिन वहाँ से कॉफी पकड़ कर जाने लगती है और जाते हुए स्माइल करती है। तो योनो कहता है कि बस चली गई, वाह, कोई जवाब तक नहीं दिया। फिर योनो बाहर गार्डन में होता है और सोचता है कि मुझे जवाब तक देना उसने जरूरी नहीं समझा। फिर उसकी नजर युन और हेन पर पड़ती है। युन हंस रहा होता है तो योनो कहता है कि अच्छा बेटा, वैसे मुझे पता नहीं था कि कोई हंसते हुए भी इतना मनहूस लग सकता है, खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है। इतने में युन की नजर योनो पर पड़ती है तो विंडो ब्लाइंड्स बंद कर देता है। तो योनो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, विंडो ब्लाइंड्स क्यों बंद कर रहे हो, अब तुम इतना नीचे गिर जाओगे, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा, मेरी नजरें तुम पर ही हैं। फिर योनो उनके रूम के बाहर जाकर दरवाजे से कान लगाए हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। इतने में ही सामने लगे हुए शीशे पर योनो खुद को देखता है और खुद को ही कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा हूँ, तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और ये कहने के बाद फिर से दरवाजे पर कान लगा लेता है सुनने के लिए। जैसे ही हिन की आवाज उसको आती है, ओ माय गॉड की, फौरन से दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो हिन कहती है कि क्या। तो योनो कहता है कि वो दरअसल मुझे लगा जैसे तुमने हनी कहा हो। तो हिन कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो योनो कहता है कि मुझे लगा ऐसा कि शायद तुमने कहा, चलो ठीक है, फिर तुम काम करो और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तो हिन कहती है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज संडे है तो तुम आराम करो। तो योनो दरवाजे से टिक लगा कर कहता है कि हाँ, मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। इतने में ही योनो को सूचर की आवाज आती है। तो योनो कहता है कि हाँ बोलो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं बुला रहा। युन के पास आता है और कहता है कि मुझे पता चला कि हिन ने आपको संडे को घर पर बुलाया है काम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लेता हूँ। तो हिन सूचर से कहती है कि निकलो यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं। तो सूचर कहता है कि वैसे मैंने बहुत दफा तुमसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी है ना, वो तुम्हारे ग्लोबल इमेज को खराब कर रहा है। वो शायद जानता नहीं है कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा मेरी कॉल काट देता है और कहता है कि सर यहाँ पर नहीं है, बुरा लगता है यार। तो युन कहता है कि मैं समझाता हूँ उसे, आप फिक्र मत कीजिए। तो सुशील कहता है कि मुझे आप क्यों बोल रहे हो यार, तुम मेरी बहन के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त ही हुए ना। और योनो को देखते हुए कहता है कि वैसे मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन हमारे बीच में कनेक्शन कुछ अलग ही है। फिर योनो से कहता है कि आप अभी तक इधर ही है, आप गए नहीं। तो योनो कहता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तो सुशील कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ये दरवाजा बंद कर देता हूँ। तो दरवाजा बंद करके दोबारा से उनके पास आकर बैठ जाता है और योनो से कहता है कि तुमने खाना वाना खाया है या नहीं। फिर हमें योनो को यानकी के साथ दिखाते हैं। यानकी कहता है कि अरे तू इतना उदास क्यों हो रहा है, मुझे तो तेरी आजादी की आखिरी उम्मीद युन में ही नजर आ रही है। योनो कहता है कि अरे तू क्या कह रहा है। यानकी कहता है कि अब जैसा कि हिंग के बचने के 51 चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरी उम्मीद पर तो पानी फिर गया ना। और अगर तूने अभी उसे छोड़ा तो तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, और अगर युन आगे चलकर हिंग को पटा लेता है तो तू एलिमनी मांग सकता है। तो योनो कहता है कि नाम ना ले उस आदमी का यार। तो यानकी कहता है कि क्यों ना लूं। तो योनो कहता है कि वही तो मुसीबत की जड़ है। तो यानकी हंसकर कहता है कि घंटा मुसीबत है वो, अब सुन, मेरे ख्याल से तो तुझे वही बचा सकता है, उसकी वजह से अगर मूड बिगड़ेगा तो चलेगा, लेकिन बिगड़ी जिंदगी बन जानी चाहिए।
चाहिए। तो यानो कहता है कि मुझे वो आदमी सही नहीं लगता यार, अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे। तो यानकी कहता है कि मैं तेरी अंदर की फीलिंग्स का क्या करूँ, तो बचने की कोशिश कर, बचाने वाले की फीलिंग्स को छोड़। तो सोच के तू कहीं डूब रहा है और लाइफ गार्ड के बारे में तुझे अच्छी फीलिंग्स ना आए तो क्या तू रस्सी नहीं पकड़ेगा। तो यानो कहता है कि जो भी हो, लेकिन मेरी वाइफ उस बंदे की तो कभी नहीं होगी, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो यानकी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें सूचर को दिखाते हैं जो यून को एक जमीन दिखा रहा होता है। उसे कहता है कि ये बिल्कुल आर्ट्स वेकर की जमीन है। यून कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सूचर कहता है कि रिजॉर्ट के बिजनेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला जमीन लेना और दूसरा उसका परमिट लेना। जमीन तुम्हारे पास है ही, और रही बात परमिट की, तो यहाँ वहाँ देखते हुए इनके काम में बताता है कि यहाँ का डेप्यूटी ऑफिसर हमारा अपना ही आदमी है। तो यून कहता है कि वो अच्छा। तो सूचर कहता है कि उन्हें क्वींस की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी और वो मुझे पढ़ाया भी करते थे, और वैसे भी आजकल यहाँ पर के पॉप और के ड्रामा तो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम रिजॉर्ट बनाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा। तो यून कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ। फिर हमें हेन की मॉम, दाई और उनके साथ ग्रेस को दिखाते हैं। ग्रेस जिनके कुछ पिक्चर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ लेकर आई हुई होती है। तो इनकी मॉम कहती है कि क्या ये इन सब लोगों से मिल चुका है। तो ग्रेस कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, और सूचल के साथ इससे ज्यादा अच्छा पार्टनर कोई भी नहीं होगा, और मिस्टर यून किसी को भी चुनने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं। तो इनकी मॉम कहती है कि सुना था कि हेन को हरकीना की डील दिलवाने के लिए वो हेन की मदद कर रहा है। तो ग्रेस कहती है कि लेकिन हेन और मिस्टर यून तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, और शायद इसी वजह से वो सोशल से दूरी बनाए हुए हैं। तो इनकी मॉम कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो ग्रेस कहती है कि जरा सोच कर देखिए। इनका कहना है कि अगर हकीना ब्रांड उसके पास आ जाता है तो वो जल्दी ही 1 ट्रिलियन 1 क्लब में शामिल हो जाएगी, और दादाजी की बात के मुताबिक चेयरमैन की कुर्सी उसे मिल जाएगी। तो दाई कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि अगर सुचल की यून के साथ डील पक्की हो जाती है तो इनको बुरा लगेगा। तो ग्रेस कहती है कि वही तो, अगर ऐसा हुआ तो बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी। वैसे मुझे नहीं पता कि हेन मैडम ने मिस्टर यून से क्या कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मिस्टर यून अब सूचर से डील करना ही नहीं चाहते। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत का लिखा कभी नहीं बदलता। आपको याद है कि हम साधु के पास गए थे जब हेन पैदा हुई थी, और उसने क्या कहा था कि हेन तो अपने दोनों भाइयों की किस्मत ही खा गई है। तो ग्रेस मिस्टर यून से जब बात करी होती है तो कहती है कि आपको उस औरत से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, साधु का मतलब उसके लिए तो बाइबल है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बोलती हूँ और साधु का नाम लेकर उसे बता देती हूँ और वो उसे सच मान लेती है। तो यून कहता है कि इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। तो ग्रेस कहती है कि सही कहा, इसी वजह से मैं 15 साल से उनका फायदा उठा रही हूँ। और इन दोनों के साथ इस वक्त क्वींस ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर भी मौजूद होते हैं। फिर हमें इनको दिखाते हैं जब वो घर आ रही होती है तो वो बहुत ज्यादा वीक फील करती है। इतने में वहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम होती है। तो हिन पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो इनकी मॉम कहती है कि मुझे पता था कि तुम अपना रंग जरूर दिखाओगी, अगर उस वक्त मैंने तुम पे केस किया होता अपनी जगह को लेकर फिर तुम्हें पता चलता। तो इन कहती है कि आप क्या कहना चाहती हैं, आप साफ साफ कहिए। तो इनकी मॉम कहती है कि तुमने युन को सूचल के बारे में क्या क्या बताया है, तुमने आखिर ऐसा क्या किया है जो मिस्टर युन तुम्हारे भाई के साथ काम ही नहीं करना चाहते। तो इन कहती है कि आखिर मैंने क्या किया है। तो इनकी मॉम कहती है कि आखिर तुमने नहीं तो फिर और किसने किया है, तुमने ही तो उसे कहा है कि वो सूचल के साथ इन्वेस्टमेंट ना करे, अगर वैसा करेगा तो चेयरमैन होम उससे नाराज हो जाएंगे। तो इन बहुत मुश्किल से बोलते हुए कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो इनकी मॉम कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मतलबी औरत और कोई नहीं है। योनो भी यहाँ पर आ जाता है और हिन को देख रहा होता है। अगर तुम्हें कोई फायदा ना हो, तुम्हारे सामने कोई मर भी रहा हो, तुम फिर भी रहम नहीं करोगी। हिन चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, इतने में योनो वहाँ पर आता है और हिन को पकड़ लेता है और कहता है कि मम्मी जी हिन की तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं है और मेरे ख्याल से अब उसे आराम करना चाहिए। तो हिन की मॉम कहती है कि यानी तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इससे बात कर रही हूँ। तो योनो कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं माफी चाहता हूँ। फिर हिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। हिन मेडिसिन लेती है और उसके बाद योनो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें सबको बता देना चाहिए। तो हिन कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो योनो कहता है कि जो आज नीचे हुआ है वो फिर कभी भी हो सकता है, फिर तुम अगर ना भी चाहो तो उन्हें पता चल जाएगा। तो हिन कहती है कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं मरने वाली हूँ। तो योन कहता है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि 1 ट्रिलियन 1 स्टॉक और तुम्हारा पैसा सब कुछ ठीक है, और तुम्हें ये लगता है कि तुम बीमार हो ये सोचकर तुम्हारी फैमिली तुमसे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन अपनी मेहनत और शोहरत को खो देने के डर से अपने घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाना क्या तुम्हें ये सही लगता है। तो हिन कहती है कि वो सपने में आ जाएंगे, मेरे माँ बाप पहले ही अपना एक बच्चा खो चुके हैं, तो मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। वैसे भी मैं उनकी नजर में बहुत बुरी हूँ, मैं बस नहीं चाहती कि मेरी फैमिली पूरी तरह से टूट जाए। और रही बात मेरी बीमारी की, तो मैं जानती हूँ कि मैं बच जाऊंगी, तो तुम मुझे मरीज समझना बंद करो और अब तुम जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर हमें इनको दिखाते हैं जो फाइनेंस डायरेक्टर से पूछता है कि क्वींस ग्रुप के स्टॉक मार्केट का क्या हुआ। तो वो बताता है कि पिछली बार प्रॉफिट 90% से ऊपर जाते ही अगले राउंड में लोग पैसा लगाने के लिए मरे जा रहे थे। इतनी बड़ी अमाउंट की हेर फेर करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे कहें तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि वो काम को जल्दी करे, फिर आपका काम भी आसान हो सकता है। तो यून कहता है कि अगली बार प्रोसिक्यूशन से कहकर चेयरमैन होम की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो ग्रेस कहती है कि बेचारे चेयरमैन जेल के नाम से ही डर जाते हैं। तो फाइनेंस डायरेक्टर कहता है कि एक इंसान है जो चेयरमैन होम के वॉल्ट की हिफाजत करता है, और वो है अकाउंटिंग टीम के लीडर सुंग जांग। वो सिर्फ चेयरमैन के स्लैश फंड को साइफर नहीं करता, बल्कि बहुत सारा पैसा वो अपने जेब में भी डालता है। अगर फाइनेंस और टैक्स डिवीजन सेंटर को हम सारे सबूत
दें और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करें तो कहीं ना कहीं चेयरमैन होंग का भी नाम जरूर आएगा। तो यून कहता है कि मेरी मंजिल अब मेरी आंखों के सामने है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। शिकारी के सामने अब उसका शिकार इंतजार कर रहा है। फिर हमें चेयरमैन होंग को दिखाते हैं जो स्टॉक मार्केट के डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा लिखा होता है तो उनको नजर नहीं आता। तो वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों से पहले भी कहा है कि इसका फॉन्ट साइज जरा बड़ा करो, चलो अब दोबारा से डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, कुछ भी ढंग का नहीं है। और उन सबसे गुस्से से कहते हैं कि चलो अब जाओ यहाँ से निकलो। फिर उन सबको एक मैसेज आता है कि जिस प्राइवेट इक्विटी का आपको इंतजार था उसे अब आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 20 बिलियन वॉन। और अगर आपके पास इतना कैश नहीं है तो आप क्वींस ग्रुप के स्टॉक को कोलेटरल रख सकते हैं और उसके प्रॉफिट मिलने की उम्मीद पिछली बार से भी ज्यादा है। तो वो सभी इसके लिए मान जाते हैं। फिर हमें चेयरमैन होंग को दिखाते हैं जो कहते हैं कि पता नहीं आखिर बोमचा को हो क्या गया है, वो मेरे साथ डिनर करने की जिद क्यों कर रही है। चेयरमैन होंग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा भी वहाँ पर मौजूद होता है। उसे देखकर चेयरमैन होंग वापस आने लगते हैं तो बोमचा उनके आगे आ जाती है और कहती है कि रुकिए बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। चेयरमैन होंग उससे गुस्से से कहते हैं कि तुम हट जाओ। इतने में यांग संग वहाँ पर आता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है कि पापा प्लीज आप मेरी एक बात सुन लें, मैं यहाँ पर किसी बुरे मकसद से नहीं आया हूँ, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए। जो चेयरमैन होंग कहते हैं कि मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले ही एक मौका दे चुका हूँ, मैंने तुझे मौका दिया और तूने खुद को बचाने के लिए मुझे प्रोसिक्यूशन के पास भेज दिया। जब मैं जेल में सर रहा था तो कुछ बेईमान डायरेक्टर से मिलकर तूने बहुत बड़ी साजिश की थी मेरी कुर्सी हथियाने के लिए, तू भूल गया क्या। तो यांग संग कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मैंने सुना था कि आप उस पर कोई झूठा केस लगाकर मुझे यहाँ से हटाना चाहते हैं, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दे पापा। तो मोचा कहती है कि पापा उस बात को 20 साल हो गए हैं, इतने सालों में तो इंसान अपने दुश्मन को भी माफ कर देता है, आप अपने खून को माफ नहीं कर सकते। चेयरमैन होंग कहते हैं कि कोई दुश्मन होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन मेरे अपने ही खून ने मुझे धोखा दिया है, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा और ऐसा खेल मेरे साथ दोबारा कभी मत खेलना। तो यांग संग कहता है कि पापा आपकी बहुत याद आती है और मैं आज भी यहाँ पर आपको सिर्फ देखने आया हूँ। तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि फिर तुमने देख लिया जितना तुमने देखना था, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक नहीं देखूंगा और ये बात तुम याद रखना और तुम मेरे जनाजे पर भी मत आना। चेयरमैन होंग वहाँ से चले जाते हैं तो पोंचा भी अपना ताज उतार कर नीचे पहन कर कहती है कि हद है। फिर चेयरमैन होंग जब घर आते हैं तो मिस मो उनसे पूछती हैं कि आपका मूड क्यों खराब है और आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया। फिर चेयरमैन होंग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मिस मो कहती है कि जब अंदर से अच्छा न लगे तो पकवान किसी काम के नहीं होते, तो आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता था तो मेरी माँ मेरे लिए हमेशा यही खाना बनाती थी, उस वक्त मैं योंगडोंग की गलियों में अखबार पढ़ता था और जूते चमकाता था, मैं जब भी बीमार होता था मुझे इसी की याद आती थी और तुमने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। तो मिस मो उन्हें खाने के लिए कहती हैं तो चेयरमैन होंग कहते हैं कि कैसा लड़का जो अखबार की चादर बनाकर सड़कों पर सोया करता था, वहाँ से दुनिया के टॉप 10 डिपार्टमेंट स्टोर में आने के लिए मुझे 60 साल लग गए। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इस दुनिया में मैं अकेला हो गया हूँ। तो मिस मो कहती है कि आप मुझे किसी चीज से परेशान लग रहे हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका दिल कितना नाजुक है। चेयरमैन होंग खाना खाकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ ने बनाया हो। फिर हमें स्टोर में मिंजी के पास दो कस्टमर्स को दिखाते हैं। लड़का मिंजी से कहता है कि हमें रिफंड दो, क्या तुम देख नहीं रही कि मेरी जान ने इस क्रीम को इस्तेमाल किया है और उसके फेस पर इतने पिंपल्स आ गए हैं, तुम्हें तो हॉस्पिटल्स के बिल देने चाहिए लेकिन तुम तो रिफंड भी नहीं दे रही। तो मिंजी कहती है कि मुझे माफ कीजिए, इस प्रोडक्ट को खरीदे हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और ये इस प्रोडक्ट को तकरीबन पूरा ही इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, जब भी तो मेरा चेहरा ऐसा हुआ है ना, अगर मैं इसको इस्तेमाल ना करती तो क्या पता मेरा चेहरा ऐसा ना होता। तो वो लड़का उससे कहता है कि गुस्सा कंट्रोल करो बेबी, पिंपल निकल आएंगे। और मिंजी से कहता है कि देखो अब जल्दी से रिफंड दे दो। तो मिंजी कहती है कि देखिए सर मैंने कहा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता और क्रीम की बोतल को तोड़ देता है। तो सब लोग उनको देखने लगते हैं और हेन भी वहाँ पर आ जाती है। मिंजी उसे कहती है कि प्लीज आप शांत हो जाइए। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल कस्टमर हूँ, मैं तुम्हें अब अच्छे से बताता हूँ कि पागल किसे कहते हैं। वो वहाँ से क्रीम्स उठाता है और उन्हें तोड़ने लगता है। मिंजी कहती है कि प्लीज कोई इसे रोकिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हेन मिंजी को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो अपनी माँ की कैंसर की वजह से रो रही थी। मिंजी उसे कहती है कि सर आप जो जा रहे हैं वो नहीं हो सकता, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो कहता है कि क्या कहा नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरे जैसे लोगों को कैसे समझाया जाता है। वो मिंजी को थप्पड़ मारने वाला होता है, इतने में ही हेन आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो हेन से कहता है कि अब तू कौन है, हाथ छोड़ मेरा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, हाथ छोड़। तो हेन उसका हाथ छोड़ देती है। तो हेन कहती है कि यहाँ पर क्या शोर मचा रखा है। तो वो कहता है कि मेरे पास तुझे से फालतू लोगों को जवाब देने का वक्त नहीं है, जा जाके सीईओ को बुला। और चिल्लाते हुए कहता है कि वो जहाँ भी है उसे यहाँ बुलाओ। तो हेन कहती है कि मैं ही सीईओ हूँ। तो वो कहता है कि क्या। तो हेन कहती है कि मैं ही सीईओ हूँ। तो वो कहता है कि तो तुम
CEO हो तो मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को काम पे क्यों रखा है। तो हिन कहती है कि सही कहा, लगता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई थी। फिर हिन उसे कहती है कि मिस मिंग जी, आज से सिर्फ कस्टमर्स को अपनी सर्विस दो, मुजरिमों को वार्निंग देने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सीधा कंप्लेन करो। तो वो हंसते हुए कहता है कि मुजरिम, वाह, अब तुम कस्टमर्स को मुजरिम बुलाओगे। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि बेबी तुम इसकी वीडियो बना रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं बना रही हूँ, आखिर लोग भी तो देखें कैसे CEO अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाती है, हमें इसे सबक सिखाना होगा, केस कर देते हैं हम इस पर। तो हिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी आप पर एक केस कर देती हूँ, क्या करना है ये मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड एक वकील हैं, और यहाँ पर जो केस होगा वो होगा सोशल वायलेंस, बिजनेस डैमेज और प्रॉपर्टी डैमेज, और मैं अलग से बिजनेस के दौरान किए हुए डैमेज का भी क्लेम डालूंगी। तो हिन कहती है कि इसे रिकॉर्ड किया है किसी ने। तो सभी कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने रिकॉर्ड किया है। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और हिन उनसे कहती है कि इनको पुलिस स्टेशन ले जाएं। तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर जा रहे हो, पुलिस स्टेशन तो इन्हें लेकर जाना चाहिए। फिर हमें योनो के डैड को एक लड़के के साथ दिखाते हैं जो उनके बता रहा होता है कि दूसरी पार्टी हमारे इलेक्शन के लिए खड़ी हो चुकी है, और वो लोग तो जगह जगह कहते भी रहे हैं कि आज से योंगदुरी का एप्पल ही हर जगह खाया जाएगा। तो योनो के डैड कहते हैं कि आखिर एप्पल का पीयर से क्या मुकाबला। फिर वो उन्हें बताता है कि उनकी माँ का एक यहाँ पर होटल है और उन्होंने लंच की प्राइस पूरी आधे दाम कर दी है और सारे लोग उन्हीं की तरफ लंच करने जा रहे हैं। योनो के डैड गुस्से से बोलते हुए कहते हैं कि तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो, और उस इंसान को तो असूलों के साथ चलना आता ही नहीं है। योनो के डैड भी उनके रेस्टोरेंट आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। योनो के डैड कहते हैं कि ऐसे तो इलेक्शन नहीं लड़ जाते, ये असूलों के खिलाफ है, और उसे क्या लगता है कि वैसे करके मुझे हरा सकता है, इसे तो जाए कि डूब के मर जाओ। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, ये असूलों के खिलाफ है। तो योनो के डैड उसे कहते हैं कि जल्दी से सबूत इकट्ठा करो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं इन सबके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। फिर जब वो पिक्चर ले रहा होता है तो उस दौरान वो योनो के डैड को अपने पास बुलाता है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। फिर वो देखते हैं कि युनताई उनके कॉम्पिटिटर के रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा होता है। फिर मिर्ची को दिखाते हैं, वो कहती है कि युनताई तो बेवकूफ है, तुमने तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो लड़का कहता है कि सारे गाँव में बातें हो रही है कि ये लोग अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए, उनका अपना बेटा वहाँ जाकर खाने खा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तो अपने ही घर के लोगों को असूल सिखाने में नाकाम हो गए हैं और उन्हें अपनी ताकत के बारे में समझाने में भी, और वो पूरे गाँव को आखिर कैसे संभालेंगे जब वो अपने बेटे को ही नहीं संभाल पा रहे। तो मिर्ची युनताई को मारते हुए कहती है कि दिमाग खराब है इसका, बेवकूफ। और फिर अपने डैड से कहती है कि पापा आप लोगों की टेंशन ना दे, मैं उनको संभाल लूंगी। तो योनो के डैड कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिसू कहती है कि गाँव की 90% अफवाहें मेरे सैलून से शुरू होती हैं, मैं कुछ भी कह लूं बात दूर तक पहुंच जाती है और सब लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो वो लड़का कहता है क्या तुम पर्सनल अटैक की बात कर रही हो। तो मिसू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, एलिमेंट्री स्कूल के टाइम से ये पार्क से चीजें चुराता आया है और हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, सबको बताएंगे कि सुइयां चुराने वाला कल को भेड़ बकरियां भी चुरा सकता है। तो बताओ क्या ख्याल है। तो योनो के डैड कहते हैं कि सिगरेट है क्या। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो कब का छोड़ चुका हूँ। तो मिसू अपनी सिगरेट की डब्बी निकालती है और अपने डैड को देने लगती है। तो उसके डैड बस उसे देखते रहते हैं। फिर मिसू को दिखाते हैं जो बैठे हुए किसी को मैसेज कर रही होती है। इतने में ही उसके सैलून में आने वाली लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि मिसू तुम आ रही हो, आज तुम्हारे पापा और पार्क सुबुन के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। तो मिसू कहती है कि नहीं तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। तो एक औरत कहती है कि तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारे परिवार को भीड़ इकट्ठी करने के लिए अपने घर की भेड़ बकरियां भी लाना जरूरी है, क्योंकि मिस्टर बेग के साथ अब इतने लोग बचे ही कहाँ हैं। तो मिसू उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि कहा ना कि तुम लोग जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो मिसू कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि पार्क सुबुन अपनी स्पीच दे रहा होता है और कहता है कि इस गाँव को एक नौजवान लीडर की जरूरत है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि योंगदोरी के पिछले 2 साल जो जाया हुए हैं मैं आपको वो भी वापस ला कर दूंगा। फिर योनो के डैड भी आते हैं और वहाँ पर अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन कोई भी उनकी स्पीच को अच्छे से सुनता नहीं है बल्कि उनका उल्टा मजाक बनाता है। फिर वो सारे हंसने लगते हैं। वहाँ पर वो लोग हेन की बात भी करते हैं। तो योनो के डैड कहते हैं कि ये बात तुम लोगों को यहाँ पर क्यों याद आ रही है, मेरी बहू अपनी पर्सनल लाइफ को और बिजनेस लाइफ को अलग अलग रखती है। तो पार्क सुबन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपकी बहू यहाँ पर कभी आई क्यों नहीं। हम सब ने सुना तो है कि उसने आपके बेटे से शादी की है, लेकिन वो यहाँ पर कभी नजर नहीं आई। तो वो लेडीज जो मिसू के सैलून पर नजर आती है वो कहती है कि वो आई तो थी और वो हेलीकॉप्टर में आई थी। दूसरी कहती है कि हेलीकॉप्टर को देखकर मुझे लगा कि शायद जंग शुरू हो गई है। तो तीसरी कहती है कि वो शादी से पहले की बात है, शादी के बाद वो यहाँ पर कभी नहीं आई। इतने में वहाँ पर मौजूद तमाम चीजें हिलने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आ रहा है। वो लोग बाहर देखते हैं कि क्वींस ग्रुप की बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ पर आ रही होती है और हेन भी वहाँ पर आती है। हेन नजर आती है और कहती है कि हेलो पापा, और सभी लोग हेन को बस हैरानी से देख रहे होते हैं। हेन योनो के डैड के पास आती है और इन्हें पहले आकर आंख मारती है। योनो के डैड कहते हैं कि बहू तुम यहाँ। तो हेन कहती है कि आप सब लोग सही वक्त पर यहाँ हैं, मुझे माफ करना मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आकर आपके गाँव को एक छोटी सी पार्टी दे दूं। और आप सब लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं विलेज फोरमैन मिस्टर बेग की बहू हेन हूँ। तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हेन की वीडियो भी बनाने लगते हैं। युनताई पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। तो मीसू कहती है कि मैंने उसको मैसेज किया था। फिर हमें दिखाते हैं कि मीसू जो मैसेज कर रही थी वो किसी और को नहीं बल्कि हेन को मैसेज कर रही थी। मीसू कहती है कि तुम्हें याद है तुमने हमसे कहा था कि तुम हमसे मिलने के लिए आओ, तो तुम आज बल्कि अभी अगर आ जाओ तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। आज हमारे गाँव में इलेक्शन है और मेरे पापा को विलेज फोरमैन का टाइटल बनाए रखने में मुश्किल आ रही है और फिलहाल उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इलेक्शन में उनके लिए प्रचार कर सके। फिर मीसू मैसेज भेजती है और वेट करने
रोने लगती है और खुश हो जाती है और कहती है कि ओह ब्लू टिक आ गया, इसका मतलब है कि उसने मैसेज देख लिया। फिर हम देखते हैं कि हेन ने उस वक्त मोड़ में खड़े होकर मीसू का मैसेज पढ़ा था। यूनताई कहता है कि वो यहाँ पर मैसेज पढ़कर आई, तो मीसू कहती है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। फिर हेन के एम्प्लॉय सामान लेकर अंदर आने लगते हैं, तो हेन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ महंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, सेहत के लिए ड्रिंक्सिंग और रेड ड्रिंक्सिंग, मेकअप, सिल्की स्कार्फ, मफलर्स और इटालियन लेदर ग्लव्स। फिर हेन दोनों के डैड को कहती है कि मैं तो बस आपके लिए गिफ्ट लेकर आने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि सबके लिए लेकर चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो दोनों के डैड फिर कहते हैं कि अब आप सबकी बोलती बंद हो गई ना। फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोग मिस्टर बेग के नारे लगाने लगते हैं और इस तरह से दोनों के डैड इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर मौजूद हर चीज का लुत्फ ले रहे होते हैं और सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें योनो की मॉम को दिखाते हैं जो योनो को कॉल कर रही होती है, लेकिन योनो कॉल पिक नहीं करता। तो योनो की मॉम उसको मैसेज कर रही होती है कि बेटा बहू यहाँ पर आई हुई है। इतने में उनको योनो की कॉल आ जाती है। उनसे कहता है कि जी बोले माँ, आपकी कॉल आई हुई थी। फिर वो पूछती हैं योनो से कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना, वहाँ पर यूनताई और मीसू आए थे ना, तो कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। तो योनो कहता है कि नहीं, परेशान तो था लेकिन मैंने सब संभाल लिया है। फिर वो पूछती हैं कि और हेन कैसी है। तो योनो कहता है कि हेन भी ठीक ठाक है। तो वो कहती है कि क्या हुआ है, लड़ाई हुई है कि तुम्हारी। तो योनो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि फिर ऐसा क्यों है, तुझे पता नहीं है कि तेरी बीवी कहाँ पर है, क्योंकि इस वक्त वो मेरी नजरों के सामने है। तो योनो कहता है कि क्या वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो योनो की मॉम कहती है कि ये तो खुद यहाँ पर आकर पूछ ले, उसकी मेहरबानी से सारा गाँव नाच रहा है। तो योनो कहता है कि ये क्या कह रही है मेरी माँ। फिर हमें इनको दिखाते हैं जो योनो के रूम में होती है, उसकी बुक्स और पिक्चर्स को देख रही होती है। फिर ड्रॉर में से एम्पलीफायर लेती है और उसको सुनने के लिए बैठ जाती है। हेन एक सॉन्ग लगाकर सुन रही होती है। इतने में एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि आप कौन हैं। तो हेन कहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। तो वो कहता है कि मैं इस घर के हर फर्द को जानता हूँ। तो हेन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा आती नहीं हूँ। तो वो हेन को देखने लगता है। तो हेन कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं सच में इनके परिवार का हिस्सा हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि पर मुझे बताओ इनके कुत्ते का क्या नाम है। तो हेन कहती है कि गोल्डी, स्पॉटी। तो वो कहता है कि इनके पास तो कोई कुत्ता है ही नहीं, अब तो मुझे आप पर शक हो रहा है। तो हेन कहती है कि तुम ज्यादा शक नहीं कर रहे हो मुझ पर, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी शादी योनो से हुई है, तो चलो अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो बच्चा कहता है कि ओह तो आप मकान मालिक हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया। तो हेन कहती है कि क्या। तो वो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि योनो चाचू की बीवी ही हमारे मकान मालिक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप मेरी चाची हैं और मेरा नाम है बैक होयन। तो हेन कहती है कि अच्छा तुम वो भतीजे हो जिसके बारे में मैंने सुना था। तो हेन कहता है कि जी हाँ, मैं ही वही हूँ और मैंने इतनी महंगी गाड़ी पहली दफा देखी है, क्या वो आपकी कार है। तो हेन कहती है कि हाँ वो मेरी कार है। तो वो कहता है कि क्या बात है, आपको पता है कि ये सबसे बेस्ट कार है और वो मेरी चाची की है, तो क्या मैं उसमें थोड़ी देर के लिए घूमने जा सकता हूँ। तो हिन कहती है कि अगर मैं हाँ कहूंगी तो क्या मेरा सर खाना बंद करोगे। तो वो कहता है कि ये होयल का आपसे वादा है। फिर हिन अपने ड्राइवर से कहती है कि बच्चे को आप जरा घुमाने ले जाइए, लेकिन हाँ ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं आसपास। उसके जाने के बाद हिन दोबारा से सॉन्ग लगाने लगती है। इतने में उसका एम्पलीफायर नीचे गिरता है। हिन एम्पलीफायर पकड़ने वाली होती है तो वो वहाँ से कहीं और पहुंच जाती है। फिर हिन आसपास देखती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। फिर योनो को दिखाते हैं जो अपने गाँव में आता है, वहाँ पर देखता है कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। योनो घर में आता है तो देखता है कि वहाँ पर सभी मौजूद होते हैं। योनो का डैड उसके पास आता है। वहाँ पर मौजूद एक आंटी कहती है कि योनो वो देखो मसाज चेयर जो तुमने पिछली बार हमें दी थी। फिर दूसरी लड़की उनके पास आती है और कहती है कि योनो सुनो, मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर अगली बार तुम यहाँ पर आओ तो मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूँ, तो चलेगा ना। फिर योनते भी साथ होता है तो उसको कहती है कि तुम जरा साइड पर हो जाओ। उसका हाथ आता है तो कहती है कि अपना हाथ भी पीछे कर लो। फिर योनो के साथ वो पिक्चर्स बनाती है। फिर वो सभी योनो की तारीफ करने लगते हैं। योनो का डैड कहता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर क्या हंगामा हुआ था, मुझे तुम्हारे भाई बहन ने बता दिया है, और तुम मेरे मुंह के चलने की फिक्र मत करो, मैं ये इनसे डिवोर्स की कोई भी बात नहीं करूंगा। तो योनो कहता है कि लेकिन आप अभी भी तो ये सब कुछ बोल रहे हैं पापा। तो उसके डैड कहते हैं कि लेकिन तुम इस बारे में फिक्र मत करो, हेन तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो घर पर है। तो हेन ताई कहता है कि मैं घर से जाकर होयल को लेकर आया हूँ, वो वहाँ पर नहीं थी। तो योनो हेन को कॉल करता है लेकिन हेन कॉल पिक नहीं करती। फिर योनो घर जाता है, वहाँ पर मिस्टर वो मौजूद होते हैं। तो योनो उनसे पूछता है कि हेन कहाँ है। तो वो कहते हैं क्या मैम विलेज हॉल पर मौजूद नहीं है, मैं जब आपके भतीजे को घुमा कर लाया था तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। योनो फिर से हेन को कॉल करने लगता है तो वो देखता है कि कूलर पर एम्पलीफायर पड़ा होता है। फिर योनो साइकिल लिए हेन को हर जगह ढूंढने लगता है। फिर हेन को दिखाते हैं जो आहिस्ता से चल रही होती है। इतने में ही वहाँ पर योनो भी आ जाता है। योनो अपनी साइकिल को जोर से फेंकता है और कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेन कहती है कि चिल्ला क्यों रहे हो तुम। योनो कहता है कि मुझे माँ ने कॉल करके बताया कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली तुम, पूरे गाँव में मैंने तुम्हें ढूंढा, किसी को भी नहीं पता कि तुम कहाँ पर हो, फोन तक नहीं उठाया तुमने मेरा, तो क्या कर रही हो तुम यहाँ। तो हेन कहती है कि मैं बस वॉक करने आई थी यहाँ। तो योनो कहता है कि जहाँ का रास्ता तक नहीं जानती वहाँ पर वॉक करने आई हो तुम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो हेन कहती है कि पर क्यों हो रही थी फिक्र, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे मरीज मत समझो। तो योनो कहता है कि हाँ कहा था, मुझे अच्छे से याद है, तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ कर देना, और वहाँ से जाने लगता है। तो हेन योनो को देखती है और कहती है कि दरअसल मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी, मैं फ्रंट गेट के सामने थी, जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान जगह पर खड़ी थी। तो योनो हेन को देखने लगता है कि वो किस हालत में है। तो हेन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कब पहुंची और मुझे ये भी नहीं याद कि मैं वहाँ पर कैसे
कैसे पहुंची और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। ये सुनकर योनो इनके पास आता है और उसे हक कर लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर योनो का डैड योनो को स्कूल छोड़ने के लिए आता है। तो योनो के डैड योनो से कहते हैं कि बेटा यहाँ पर बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं तो तुम कभी भी हिम्मत मत हारना और अपने कदम जमा कर रखना, किसी से डरना भी नहीं है और आंखें ऐसे रखो कि देखने वाला तुमसे डर जाए। फिर योनो कहता है कि आप ध्यान से जाना पापा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम टीचर्स की बात मानना। तो योनो कहता है कि आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाता है जहाँ पर उनके टीचर बच्चों से कह रहे होते हैं कि बच्चों हेन अब आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाने वाली है तो सभी बच्चे उसको गुड बाय बोलो। फिर सर के जाने के बाद वहाँ पर बच्चे बातें करने लगते हैं कि आखिरी दिन पर भी इसने इतना बड़ा मुंह बनाया हुआ है, आखिर कितना नाटक करती है ये। और मैंने तो सुना है कि ये अमेरिका पढ़ने नहीं जा रही है बल्कि एक पागल खाने में जा रही है। मैंने तो सुना है कि अपने भाई के मरने के बाद ये पागल हो गई है। तो हेन उनको गुस्से से देखती है तो वो दोनों चुप कर जाती है। फिर हेन क्लासरूम से बाहर आ जाती है। फिर हेन एक दफा मुड़कर अपने स्कूल को देखती है और ठोकर लगने की वजह से हेन गिर जाती है और उसको चोट भी आती है। इतने में वहाँ पर योनो आता है और उसको बैंडेज देता है और कहता है कि इसे चोट पर लगा लो। तो हेन कहती है कि रहने दो। तो योनो उसको खुद लगाने लगता है और कहता है कि बाद में इसे साफ करके अच्छे से दवा लगा लेना। फिर हेन रो रही होती है तो योनो से कहता है कि तुम रो रही हो। तो हेन कहती है कि नहीं मैं नहीं रो रही और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो योनो कहता है कि रो तो रही थी और हेन का वहाँ पर एम्पलीफायर जो गिरा होता है वो योनो ले लेता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एम्पलीफायर किसी और का नहीं बल्कि हेन का ही होता है। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।